नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी CDP को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके CTET और UP टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की कक्षा में हम अधिगम को पढ़ेंगे और देखेंगे, अधिगम का अर्थ को समझेंगे, अधिगम की परिभाषा को समझेंगे, विशेषता को समझेंगे और अधिगम स्थानांतरण को इस कक्षा में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा हमारी बहुत ही छोटी कक्षा है। यह मात्र 10 से 12 मिनट की कक्षा होगी, जिसमें हम अधिगम के अर्थ को, परिभाषा को, विशेषता को और अधिगम के स्थानांतरण को समझेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और समझते हैं अधिगम को। अधिगम की बात करें तो जो अधिगम है, आप सभी जानते हैं कि लर्निंग का हिंदी जो रूपांतरण है उसे हम अधिगम के नाम से जानते हैं। और ये जो लर्निंग है, यह जर्मन का एक शब्द है, जर्मन शब्द है जिसे हम लर्नेन लर्निंग कहते हैं। इसी का इंग्लिश रूपांतरण क्या है? लर्निंग। और लर्निंग को हम अधिगम कहते हैं। जिसे हम सरल भाषा में समझें तो लर्निंग का मतलब सीखना होता है। अब अधिगम होता क्या है? अधिगम को अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो अधिगम से क्या अभिप्राय हो सकता है? अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। किसके द्वारा? अभ्यास या अनुभव के द्वारा। किसमें परिवर्तन? आपके व्यवहार में परिवर्तन। किसमें? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन होगा अधिगम से। अधिगम से आपके ज्ञान में परिवर्तन होगा, ज्ञान में परिवर्तन होगा। और वहीं अधिगम से आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है या फिर सोचने में जो परिवर्तन होगा, सोचने में परिवर्तन क्या होगा? अधिगम कहलाएगा। अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम की परिभाषा अगर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समझने का प्रयास किया जाए तो पहले जो मनोवैज्ञानिक हमारे हैं उन्हें हम वुडवर्थ के नाम से जानते हैं। वुडवर्थ के अनुसार अगर अधिगम की परिभाषा की बात करें तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम अधिगम कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार। वहीं हम स्किनर की बात करें तो स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। हम हर मनोवैज्ञानिक की परिभाषा को एकदम बिल्कुल क्रम में नहीं याद कर सकते, तो उसके कुछ कीवर्ड्स को हम याद कर लेते हैं। जैसे अगर हम वुडवर्थ की बात करें तो नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का जो अर्जन है करने की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। वहीं स्किनर की बात करें तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। वहीं गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड का है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, गिलफोर्ड साहब के अनुसार। वहीं गेट्स के अनुसार बात करें तो गेट्स ने कहा है अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा प्रशिक्षण गेट्स के अनुसार हो गया। और वहीं गिलफोर्ड की बात करें तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन, इसके अनुसार हो गया, गिलफोर्ड के अनुसार। वहीं क्रॉनबेक की बात करें तो क्रॉनबेक के अनुसार जो अधिगम की परिभाषा दी गई है वह है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। किसके? अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। किसके अनुसार है? तो क्रॉनबेक के अनुसार। तो आप एक मोटी मोटा समझ गए होंगे कि अधिगम की परिभाषा क्या है। सभी ने क्या कहा कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। और हमने भी बात की कि व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, सोचने समझने में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? अधिगम कह रहे हैं। और अधिगम आप सभी जानते हैं कि लर्निंग, जर्मन का जो लर्निंग शब्द है इससे बना हुआ है क्या? अधिगम। इससे बना लर्निंग, इससे बना लर्निंग और लर्निंग से बना आपका हिंदी रूपांतरण अधिगम हो गया। अब आगे बात करते हैं अधिगम की विशेषता पर। अधिगम की विशेषता क्या है?
तो पहला पॉइंट जो है वह है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो अधिगम है यह हर रोज आप सीखते हैं, हर दिन आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ अधिगम किया, कुछ सीखा और कल आप नहीं सीखेंगे। तो यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, हर दिन आप कुछ न कुछ नया सीखते हुए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, वह एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। भले ही यह मंद गति से हो, भले ही मंद गति से हो, लेकिन यह हमेशा होता रहता है, निरंतर चलते रहती है। अधिगम नकारात्मक भी होता है, यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। अधिगम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने बीएड कर लिया है तो आपका अधिगम हो चुका है। आप शिक्षक बनने के बाद भी, शिक्षक बनने के बाद भी आपका अधिगम होता रहेगा, बच्चों के माध्यम से आप सीखते रहेंगे। जीवन पर्यंत का मतलब जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक आप अधिगम आपका होता रहेगा। आगे बात करें तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित का मतलब कि अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, इसका एक कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। और लक्ष्य क्या है? सीटेट क्वालिफाई करना, यूपीटेट क्वालिफाई करना, यह आपका लक्ष्य निर्देशित है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम से सर्वांगीण विकास में सहायता होती है। अधिगम से सर्वांगीण विकास में सहायता होती है। अब हम देखते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण में जो पहला अधिगम का स्थानांतरण है उसे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। वैसे मुख्य तीन अधिगम स्थानांतरण होते हैं: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब पूर्व अधिगम से किसी नए अधिगम में सहायता मिलता है, या फिर यह कह सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में अगर सहायता करता है तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी पूर्व अधिगम से, किसी पूर्व अधिगम से नवीन अधिगम में सहायता मिलता है। या कह सकते हैं किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में सहायक हो तो उससे हम क्या कह देते हैं? सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे आप सभी ने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी पढ़े और हिंदी पढ़ने के बाद अगर कोई स्टूडेंट संस्कृत पढ़ता है तो यहाँ का जो हिंदी का जो व्याकरण है कुछ अंश में, कुछ मात्रा में हमें संस्कृत में क्या करता है? हेल्प करता है ना। हिंदी पढ़े हैं तो संस्कृत पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी, व्याकरण पढ़ने में। तो क्या हो गया? ये अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। अगर कोई बालक मैथ पढ़ा है, मैथ पढ़ने के बाद वो फिजिक्स पढ़ता है तो उसे यहाँ से मैथ पढ़ने की वजह से फिजिक्स में भी सहायता मिलेगी। वहीं नकारात्मक स्थानांतरण की बात करें, जो अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण है, तो इसका मतलब यह होता है कि जब कभी पूर्व अर्जित ज्ञान से अगर नवीन ज्ञान को अर्जित करने में अगर बाधा उत्पन्न होती है। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, है ना। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र में ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण, है ना। जैसे अगर कोई बालक है हिंदी की गिनती को अच्छे से सीख लिया, अब अंग्रेजी की गिनती सीखेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत उसे समस्या हो। जैसे इस प्रकार समझते हैं कि अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग, है ना, इंग्लिश कीबोर्ड पर इंग्लिश की टाइपिंग बहुत अच्छे से आपने सीख लिया है और उसी पर आपको हिंदी टाइपिंग
सीखनी हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत बाधा का सामना करना पड़े। इसी क्या कहते हैं, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। है ना, इंग्लिश की टाइपिंग सीख ली, अब हिंदी की टाइपिंग करने में समस्या उत्पन्न होती है ना, तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। वहीं अगले अधिगम के स्थानांतरण की बात करें तो अगला है आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण। शून्य अधिगम के स्थानांतरण का मतलब यह है कि जब पूर्व अर्जित ज्ञान सीखने में न सहायक हो और न ही बाधक हो। जब पूर्व अर्जित ज्ञान या पूर्व अर्जित ज्ञान अधिगम में या फिर सीखने में, अधिगम में न सहायक हो, न ही सहायक हो और न ही बाधक हो, बाधक हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम का स्थानांतरण। जैसे इंग्लिश पढ़ने के बाद संस्कृत पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश आपका संस्कृत सीखने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न करेगा। मैथ पढ़ने के बाद हिंदी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हिंदी पढ़ने पर। आप सीडीपी पढ़ने के बाद साइकिल चलाइए, बाइक चलाइए, खाना बनाइए, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ नहीं पड़ने वाला सीडीपी पढ़ने के बाद सब करने पर। इसे कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।